हेलो दोस्तों, एक ऐसी सच्ची दिल दहला देने वाली घटना जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको किसी भी इंसान पर आसानी से भरोसा करके उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूम नंबर 704, यह वो रूम नंबर है जो कि आज से तकरीबन 7 से 8 महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा है। इस खबर ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल इसी रूम में एक कपल काफी लंबे समय से लिविंग में रह रहे थे। इस कपल में लड़की का नाम सरस्वती था, जिसकी उम्र तकरीबन 32 से 36 के बीच की बताई गई है, और इसके रूम पार्टनर का नाम मनोज साने था, जिसकी उम्र लगभग 54 से 56 के बीच बताई गई थी। अब इन दोनों का एज डिफरेंस भले ही 20 साल का था, बट पर्सनल चॉइस होने की वजह से ये दोनों साथ में लिविंग में रह रहे थे। पहले शुरू करते हैं मनोज साने से। तो मनोज साने का जन्म हुआ था अहमदनगर में। दरअसल इसका जन्म स्थान मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जन्म स्थान ही इस हत्याकांड को अंजाम देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो कि आपको कहानी के साथ साथ पता चलेगा। भले ही मनोज साने अनाथ था और उसके पेरेंट्स नहीं थे, जिसके चलते उसने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई क्लियर की और डिग्री लेकर वो पैसे कमाने के लिए और अच्छी जॉब पाने के लिए मुंबई चला जाता है। मनोज साने ने सोचा था कि मुंबई जाने के बाद उसको वहाँ पे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुंबई जाने के बाद उसके स्किल बेसिस पर और उसके एजुकेशनल बेसिस पर उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, और फिर मजबूरी में आकर मनोज साने को एक किराने की शॉप पर काम करना पड़ता है। मनोज साने की शादी भी अभी तक नहीं हुई थी। उसने कई लड़कियों को प्रपोज भी किया था, लेकिन सबने शादी के लिए मनोज साने को मना कर दिया, और मनोज साने अभी तक कुंवारा ही घूम रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है इस कहानी में सरस्वती की। दरअसल मनोज साने जिस राशन की दुकान पे काम किया करता था, वहाँ पर एक दिन राशन या कुछ भी सामान लेने के लिए सरस्वती नाम की लड़की वहाँ पर आती है, जिसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अब बातचीत के दौरान यह पता चलता है कि जहाँ का मनोज रहने वाला है वहीं की रहने वाली है सरस्वती, और वह भी अनाथ है और काम के सिलसिले में वो भी मुंबई आई है। अब यहाँ पर दोनों की सिमिलैरिटीज मैच कर रही थी, और बातचीत के दौरान फिर मनोज ने भी बताया कि मैं भी अनाथ हूँ और पढ़ाई क्लियर करके यहाँ मुंबई में काम के सिलसिले में आया था, लेकिन मेरे को यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाई, जिसके कारण मैं यहाँ किराने की दुकान पे काम कर रहा हूँ। अब इसके बाद दोनों में काफी बातचीतें बढ़ने लगती हैं, दोनों में अट्रैक्शन भी होने लगता है। अब अट्रैक्शन इतना बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मिलते मिलते दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ गई थी कि हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब रिलेशनशिप में आने के बाद मनोज साने सरस्वती दोनों मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अलग क्यों रह रहे हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ना हमारे माँ बाप हैं और ना ही कोई कहने सुनने वाला है, हमें एक ही फ्लैट में दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि मनोज सानी काफी टाइम से मुंबई में नौकरी कर रहा था, तो वो पहले ही बोरीवली में अपना खुद का फ्लैट एक खरीद चुका था। अब सरस्वती के मिलने के बाद वो बोरीवली वाली फ्लैट को रेंट पर चढ़ा देता है और सरस्वती को लेकर जाता है मीरा रोड फ्लैट नंबर 704 में। अब मनोज और सरस्वती दोनों फ्लैट नंबर 704 में रहना शुरू कर देते हैं। अब दोनों की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। सुबह काम पे जाना, शाम को काम से वापस घर आना और खुश रहना। अब यहाँ पर थोड़ी अजीब बात ये थी कि ये दोनों कभी भी अपने पड़ोसियों से या दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करते थे, उनसे इंटरेक्शन नहीं करते थे। लेकिन कभी कोई पड़ोसी बाई चांस उनसे बात करने की कोशिश करता था तो वो दोनों कभी खुद को कपल से इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे, और दोनों ने ये भी छुपाया कि वो लिविंग में रह रहे हैं या फिर ये दोनों कपल्स हैं। फिर कुछ टाइम बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अब यहाँ पर सरस्वती की एक सहेली भी थी। उसकी सहेली ने सरस्वती को बहुत समझाया कि तुम्हें मनोज के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बाप की उम्र का है। लेकिन सरस्वती ने अपनी सहेली की एक न सुनी और उसने मनोज के साथ शादी कर ली। और फिर ठीक 8 साल लंबा रिलेशनशिप चलने के बाद 7 जून 2023 यह वो दिन था जब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको झंझोर कर रख देता है। अब मनोज साने के जो फ्लैट के आसपास के पड़ोसी थे, उनको बड़ी ही अजीब सी और बड़ी भद्दी बदबू आनी शुरू हो जाती है। अब उसी का ही एक पड़ोसी सबसे यह पूछना शुरू कर देता है कि बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और अपने घर की सफाई करें, शायद कोई चूहा या फिर कोई जानवर कहीं मर रहा है। और पूछता हुआ जैसे ही वो पड़ोसी 704 यानी मनोज साने और सरस्वती के रूम के बाहर से गुजरता है, तो उसे वहां पर बहुत ही गंदी बदबू आती है, और फिर वो एकदम से अपनी नाक बंद कर लेता है और फिर वहां पर कुछ देर खड़े होके इंतजार करता है। और इसी बीच जब वो वहां पे खड़ा होके कुछ सोच ही रहा था, तो उसको अंदर से एक स्प्रे की आवाज आती है।
अब स्प्रे की आवाज़ सुनते के साथ ही उसका पड़ोसी बहुत ही डाउटफुल हो जाता है कि यहाँ पर इस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है, इस रूम के अंदर कुछ तो चल रहा है जो कि किसी को कुछ भी नहीं पता। यह सब सोचते हुए उसके पड़ोसी ने मनोज साहनी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद थोड़ी ही देर में मनोज साहनी ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका और पड़ोसी ने कहा कि आपके रूम के अंदर से बहुत ही गंदी अजीब सी बदबू आ रही है, शायद आपके रूम में कोई चूहा मरा हुआ है, तो कृपया करके उसे साफ कर लें क्योंकि आसपास और भी फैमिलीज रहती हैं और उन फैमिलीज को बहुत दिक्कत हो रही है। और ये सुनने के बाद मनोज साहनी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसको आज बिल्कुल साफ कर दूंगा और शाम को आज आके मैं इसको साफ करता हूँ। और ये बोलने के बाद मनोज साहनी जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लेता है। ये सब सुनने के बाद उस पड़ोसी को मनोज साहनी पे बहुत ज्यादा डाउट होना शुरू होता है और फिर वो उसको ऑब्जर्व करना शुरू करता है। उसका पड़ोसी देखता है कि मनोज साहनी जब नौकरी पर जा रहा था तो उसके हाथ में कुछ पॉलिथीन लटकी हुई थी और जब उसको बहुत ज्यादा डाउट होता है तो फिर वो गार्ड से पूछता है कि अगर उसके पास मनोज साहनी के रूम की कोई चाबी है तो वो कृपया करके उसको दे दे, जिससे कि वो अंदर जाके उसके कमरे की जांच कर ले। पर गार्ड के पास उसकी कोई चाबी नहीं होती। अब इतना ज्यादा डाउट होने की वजह से उसका पड़ोसी पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को फ्लैट पर बुला लेता है। अब जब पुलिस आती है तो सिक्योरिटी गार्ड से चाबी मांगती है। अब सिक्योरिटी गार्ड के पास तो कोई चाबी थी नहीं, तो पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। अब जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो अंदर से एक बहुत ही बदबूदार भपका आता है और अंदर जाने के बाद पुलिस और आसपास के पड़ोसी जो देखते हैं वो देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी तो अंदर जा ही नहीं पाते और वापस आ जाते हैं और बाहर निकल के उल्टी करने लगते हैं। पर पुलिस का तो ये काम है, तो पुलिस मास्क वगैरह लगाकर अंदर जाके जांच करती है। उनमें से एक पुलिस वाला बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाने के बाद और वहाँ पे देखता है कि बेड पे एक लिफाफा बिछा हुआ है जो कि काफी बड़ा था और ब्लू रंग का था। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कुछ रख के काटा गया है। अब और जांच करने के बाद जब पुलिस वाले किचन में जाते हैं तो किचन में जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बाल्टी और टब रखे हुए हैं। लेकिन जब वो और ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन बाल्टी और टब के अंदर पानी तो भरा हुआ है, लेकिन उस पानी में एक केमिकल भी मिला हुआ है। और फिर और जब ध्यान से देखा गया तो उस पानी के अंदर बॉडी के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं, बॉडी के काफी सारे टुकड़े मिलते हैं। यह सब देखकर पुलिस और ज्यादा चौकन्ना हो जाती है और ज्यादा तेजी से जांच करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो किचन में इधर उधर देखना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले की नजर एक कुकर पे जाती है। उस कुकर के अंदर बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स उनको मिलते हैं। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस वाले ये तो समझ गए थे कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है। अब यहाँ पर मनोज ने एक गलती कर दी थी कि जब वो उस लड़की के बॉडी के टुकड़े कर रहा था तो उसके बालों को, सर के बालों को ठिकाने लगाना भूल गया और उसके बाल खुले में ही रखे हुए थे, जिसे पुलिस वाले देखकर ये समझ जाते हैं कि ये बॉडी किसी लड़की की है। बड़े बड़े टब में पानी में उसके बॉडी के पार्ट्स डाले गए और केमिकल मिलाया गया जिससे कि उसके बॉडी के पार्ट्स आसानी से गल सकें। और फिर ये भी पता चलता है कि कुकर में जो उसके टुकड़े मिले थे बॉडी के, वो उसको उबाले जा रहे थे। अब छानबीन करते करते शाम हो गई थी और मनोज साहनी का लौटने का वक्त भी हो गया था। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट आ ही गया था अपने सोसाइटी के गेट पर। जब वो सोसाइटी के गेट पर आया तो उसने देखा कि पुलिस की काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और जब उसने ध्यान से नोटिस करा तो उसने देखा तो पुलिस वाले उसके फ्लोर पर ही खड़े थे और वहां से जोर जोर से पुलिस वालों की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर मनोज साहनी समझ गया था और फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज साहनी पकड़ा जाता है। अब जब मनोज साहनी पकड़ा गया था तो पुलिस वाले उससे बातचीत करना शुरू करते हैं और जो मनोज साहनी बयान देता है वो बयान सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे जानने से पहले आप ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों में और जनरल पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके। अब दोस्तों, यहाँ पर मनोज साहनी बयान देता है कि मैंने सरस्वती को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा सरस्वती को? मैं तो उससे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो सारे काम बंद हो गए थे और हमारी नौकरी भी चली गई थी, जिसकी वजह से घर में बहुत कलेश बढ़ गया था और हमारे बीच में झगड़े भी होने शुरू हो गए थे। अब इन्हीं झगड़ों के चलते वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी और डिप्रेशन में आने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। फिर मनोज साहनी आगे बताता है कि उसके सुसाइड करने के बाद मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर मैंने सोचा कि मेरे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगेंगे,
तो उससे बचने के लिए मैंने यह कांड करना शुरू कर दिया। मनोज साहनी ने बताया कि सबसे पहले मैं मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद मैंने तकरीबन 4,000 रुपए की वुड कटर खरीदी, जिससे कि पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। वह फिर घर आने के बाद सरस्वती की बॉडी को बेड पर लिटा देता है और फिर उस लिफाफे के ऊपर जो पुलिस वालों को बेड पर मिला था, उस लिफाफे के ऊपर सरस्वती की बॉडी को रख के उस वुड कटर से उसके छोटे छोटे पार्ट करना शुरू कर देता है। मनोज से बताता है कि कुछ पार्ट्स तो उसने एक बाल्टी में पानी डालकर उसमें केमिकल मिला के उसमें कुछ बॉडी के पार्ट्स डाले थे जिससे वो गल सकें। कुछ पार्ट उसने कुकर में बॉईल करने के लिए रखे थे। कुकर में बॉईल करके और अच्छे से पका के वो सुबह जब काम पे जाता था तो पॉलिथीन में वो पार्ट्स रख के ले जाता था और सुबह सुबह कुत्तों को खिला देता था, जिससे कि सारे सबूत खत्म हो जाएं। उसने बताया कुछ बॉडी पार्ट्स को तो उसने फ्लश भी कर दिया था, लेकिन उसके बयान सुनने के बाद पुलिस ने जब और तहकीकात करनी शुरू करी और ज्यादा छानबीन करनी शुरू करी और मनोज का फोन मिला। उसके फोन को चेक करने के बाद ये पता चला कि मनोज साहनी, जो कि 56 साल का था, वो बहुत सारी लड़कियों से फ्लर्ट करता था और उनसे बातें भी करता था। और फिर ये सब देखने के बाद पुलिस वालों को ये कंफर्म हो गया था कि मनोज साहनी ने जो सुसाइड की स्टोरी बताई है वो बिल्कुल ही झूठी है। और जब पुलिस ने मनोज साहनी को रिमांड पे लेते हुए अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की तो मनोज साहनी ने सच सच सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि सरस्वती को मैंने ही मारा है। मनोज ने बताया कि सरस्वती उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती थी, जैसे कि जब मनोज देर रात घर पे आता था तो उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करना, और इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस और इतने ज़्यादा सवाल जवाब करने की वजह से मनोज साहनी सरस्वती से परेशान आ गया था। और फिर मनोज साहनी ने बताया कि एक दिन मौका देखते ही मैंने उसे मार दिया। मनोज ने यह भी बताया कि मारने के बाद मुझे बहुत पछतावा भी हुआ, क्योंकि सरस्वती मनोज से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी और उसने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी। तो इस स्टोरी से आपको यह सबक लेना चाहिए कि आज के टाइम में हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि कौन हमारी जान का दुश्मन कब बन जाए। सो बी केयरफुल इन योर लाइफ। एंड आप ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही सच्ची घटनाएं लाता रहूंगा आपके सामने, जिससे कि आपको और ज्यादा अवेयरनेस फैल सके, पब्लिक और ज्यादा अलर्ट रह सके। तो आज के लिए गुड बाय।